Yes, please. Good afternoon, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous part, लॉ में हम लोग टोटल अगर पॉइंट से बात करें, हमारे पास सर सीए इंटर के सिलेबस में टोटल आपके 11 चैप्टर्स हैं जी, जो यहाँ पे आपके बैक टू बैक कवर होने वाले हैं। एंड दीज 11 चैप्टर्स जितने भी टोटल आपके 11 चैप्टर्स हैं, मिनिमम टू मिनिमम, क्लियर, अगर बात की जाए 60 टू 65 मार्क्स की आप लोगों की क्या रखेंगे, वेटेज। बट सर मई 24 के अंदर पहली बात तो कोई कॉर्पोरेट लॉ में कोई बहुत बड़ा चेंज इन्होंने नहीं करा। सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक जो आपके सामने है, दैट इज चैप्टर नंबर 11, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया को क्या किया गया है, जस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। अदर देन दैट पूरा कंपनी लॉ जो नवंबर 23 या पास्ट अटेम्प्ट्स में था, बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट आप लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है। क्लियर? हाँ, विद नेसेसरी अमेंडमेंट्स एंड ऑल, जो फॉर्म्स को लेकर थोड़ी बहुत चेंजेस वगैरह होती रहती हैं, वो तो ऑलवेज ही पार्ट रहा। क्लियर? सो मेरे लिए इस टॉपिक की वेटेज नॉर्मली एक तो नया है, इसीलिए कह लीजिए कि सर 5 मार्क्स के अंदर ये टॉपिक आप लोगों का तकरीबन मेरे अकॉर्डिंग टू ये कवर हो जाना चाहिए। एंड स्पेशली इसकी वेटेज क्यों आई 5 नंबर की, वो भी कारण क्या है कि सर नया है, इसलिए 100% इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। क्लियर? सो 1 to 10 जो सेक्शंस आप लोगों ने रीड आउट किए हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 1 से लेकर बेसिकली 148, जो हमारे चैप्टर नंबर कौन सा, चैप्टर नंबर 10 का अपने आप में क्या था, लास्ट सेक्शन था, ऑडिट के रिगार्डिंग, कंपनी ऑडिट के रिगार्डिंग, जो 148 सेक्शन रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑडिट, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट को लेकर आपने लास्ट सेक्शन पढ़ा, दैट इज द इंटर्स लास्ट सेक्शन। बट अब सर उसके बाद भी एक टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया गया जो मई 24 में आपके लिए एप्लीकेबल है, दैट इज कंपनीज वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड। सर बर्डन फील करना है जितना मर्जी करिए, अदरवाइज ये टॉपिक लिटरली कुछ नहीं है एज कंपैरेटिव टू अदर वन। तुम्हें ये क्या लगेगा, इजी लगेगा। कुछ पर्टिकुलर चुनिंदा क्वेश्चंस है, तभी मैं इसको आईसीए मॉड्यूल में से ही क्या दे रहा हूं, प्रेफरेंस दे रहा हूं। वेरियस पब्लिशर के अपने अपने कंटेंट देखे, सबने क्या करा हुआ जी, इसी 26 पेजेस को जो आप लोग रीड करने की बात कर रहे हैं, इसी के 30 35 40 पेजेस तक कंटेंट बना रखा है, जबकि अल्टीमेट इतनी नीड ही नहीं है सर। आईसीआई ने बड़ा अच्छे वे से इन सेक्शंस को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। एंड मेनली पढ़ने के लिए अगर मैं नटशल क्रक्स लास्ट में निकालूं, तेरे पास पेजेस गिनती के पढ़ने वाले कौन से होंगे, 5 to 7। बाकी सारा कंटेंट ऑलरेडी जो तेरे कंपनीज एक्ट 2013 में द वेरियस टॉपिक्स के अंदर आप लोग 1 to 10 के अंदर पढ़ चुके हैं, वही सेम कंटेंट। जस्ट वर्ड क्या आएगा कि सर अब ये वाले सेक्शन भी फॉरेन कंपनी के ऊपर क्या होंगे, एप्लीकेबल। हाँ सर, थोड़ी सी वर्डिंग है, थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज वाइज अपने आप में अच्छा कंटेन किया हुआ इस टॉपिक को। अदरवाइज इसमें कोई बहुत बड़ी कोई बिग डील नहीं है कि एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, ऐसा कोई काम। क्लियर? सो मेरे लिए कोई वर्ड नया नहीं है जी, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया पहले भी कई बार हम अपनी नोटिंग के अंदर, हम अपने सेक्शंस के अंदर फॉरेन कंपनी, मैं इसको शॉर्ट वर्ड में अगर सिंपली बात करें, क्या वर्ड यूज करेंगे, फॉरेन कंपनी। सर एज पर द डेफिनेशन भी अगर हम बात करें कि फॉरेन कंपनी अपने आप में कौन सी कंपनी, जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, किसी भी कंट्री के मुताबिक, किसी भी लॉ के मुताबिक, या अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री के मुताबिक वो क्या है, इनकॉर्पोरेटेड है। बट सर द मेन थिंग इज हैविंग हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा और वाइडर कर दिया गया, और बढ़िया वैसे कंटेन कर दिया गया। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन फ्रॉम द मॉड्यूल, एंड डे 1 से लेके डे लास्ट तक आपका ये मॉड्यूल में से ही क्या होगा, कवर। क्लियर? सो हम नहीं चाहते कि आपका किसी पब्लिशर या किसी अदर बुक्स की हम क्या करें, वेट करें, जब आईसीआई का मटेरियल अपने आप में बड़ा अच्छा गिवन है,
तो दैट इज फ्रूटफुल कि अपने आप में ये बड़ा स्ट्रीकली चलेंगे। एंड इवन जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपके पास गिवन है, अगर सही वे से चला जाए तो बड़े आराम से 2 लेक्चर्स के अंदर इसको आप लोग वाइंड अप कर सकते हैं। क्लियर? चलिए सर, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया में सबसे पहला पॉइंट चैप्टर की अगर मैं ओवरव्यू की बात करें, यहां पे जो सेक्शंस आप लोग कवर करने वाले हैं, सेक्शन आपके चलेंगे सर 379 से लेके कहां तक, 393 ए तक। क्लियर? मोस्ट ऑफ द सेक्शन यही बात रिपीट करेंगे, यही बात रिपीट करेंगे कि आपने वही डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं या वही कंप्लायंसेस करने हैं जो एक नॉर्मल कंपनीज के ऊपर क्या है एप्लीकेबल। काफी कंटेंट लास्ट के 10 पेजेस में तो आपको रेपिटेशन मिलने वाली है सर, प्रोस्पेक्टस टॉपिक की, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर टॉपिक की, वही जो सेक्शंस आप पहले पढ़ के हैं, मोस्टली प्रोस्पेक्टस, मोस्टली आधे से ज्यादा कंटेंट रेपिटेशन तुझे कहां से मिलेगा, चैप्टर 3 में से कवर करवाऊंगा कि वहां से जाके पढ़। वही सेम चीज यहाँ पे है। हाँ, वहां पे अकेला कंपनी वर्ड था, यहाँ पे वर्ड क्या है, फॉरेन कंपनी, जिसके लिए अलग से 380s की लाइन में इन्होंने क्या बना दिए, सेक्शन बना दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़िए, सेक्शन 2 क्लॉज 42 के अकॉर्डिंग टू हमारी फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है, पढ़िए। यस, फॉरेन कंपनी मींस, हाँ जी, any company or body corporate incorporated outside India. इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मैं यहाँ पे 3 कंडीशंस बोल रहा हूँ। पहला, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, विच हैज अ, प्लस डबल कंडीशन कौन सी, विच हैज अ पीओबी, शॉर्ट वर्ड चलेगा यहाँ पे हमारा, प्लेस ऑफ बिजनेस, पीओबी इन इंडिया, इन इंडिया, वेदर बाय, वर्ड क्या लिखा हुआ है, इटसेल्फ, और थ्रू एंड वर्ड क्या लिखा हुआ है, एजेंट। सर इटसेल्फ तो समझा कि उस कंपनी ने खुद ही, उस कंपनी ने खुद ही अपना एक ब्रांच या काइंड ऑफ वॉट एवर इटसेल्फ वो खुद ही ओपन करके बैठे। अब जरूरी नहीं होता कि वो इटसेल्फ ही करे, वो थ्रू इट्स एजेंट भी एक प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे रखते हैं, इंडिया में। अब फॉर एग्जांपल यहां पे बड़ी अच्छी एग्जांपल मिली सर, जैसे आप कपड़ों के ब्रांड देखते हैं। अब सर जितना ये एलन सोली ब्रांड है, लुइस फिलिपे ब्रांड है, आप वहां पे लास्ट में वर्ड पढ़ते हैं, अगर कभी एडवर्टीजमेंट उनकी देखे हो, आदित्य बिरला ग्रुप। अल्टीमेट सर ये तो फॉरेन के ब्रांड है, ये तो फॉरेन के ब्रांड है, तो आदित्य बिरला का इस केस में क्या काम पर्टिकुलरली। ये बहुत सारे ब्रांड्स है जो महिंद्रा वालों ने क्या किए हुए हैं, बट सर वो एज एन एजेंट, एज एन एजेंट टू दैट फॉरेन कंपनी, वो इंडिया में क्या कर रहे हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस लेकर बैठे हैं, दैट इज कॉल्ड एज थ्रू एंड वर्ड क्या लिखा हुआ है, एजेंट। एलपी का, लुइस फिलिपे का अपना कोई यहाँ पे आउटलेट है ही नहीं, उस कंपनी का नहीं है, वो फॉरेन कंपनी, वो फॉरेन कंपनी किसके थ्रू काम कर रही है, आदित्य बिरला। तो सर अपने एजेंट के थ्रू, अब कंपनियां बड़ी स्मार्ट बनती हैं। कंपनियां नॉर्मली क्या कहती हैं कि हमारा तो जी कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है ही नहीं, आपने तो वर्ड लिखा होता इटसेल्फ, हमारा कोई अपना तो है नहीं। हाँ, अपना ना सही, अपने किसी एजेंट के द्वारा, एंड प्लस वर्ड क्या लिखा, मे बी फिजिकली और थ्रू वर्ड क्या लिखा हुआ है, मैं कह जी दिखाओ, ऑल ओवर द इंडिया हमारी कौन सी ब्रांच है, फिजिकली कोई ब्रांच ही नहीं है, फिजिकली हमारा कोई भी ऑफिस ओपन ही नहीं है, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस हमारी इंडिया में है ही नहीं है। बट सर मैंने कल फिजिकली वर्ड थोड़ी कहा, अकेला फिजिकल ही नहीं, साथ में वर्ड क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी। नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स अपनी बिजनेस इनकम जनरेट कर रहा है ना, एंड कोई नेटफ्लिक्स का क्या यहाँ पे फिजिकल ऑफिस ओपन है क्या। अब कल को नेटफ्लिक्स वाले कहें जी हम तो इंडिया में यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमें कंप्लायंसेस करने की क्या जरूरत, हमारे पे तो सेक्शन एप्लीकेबल होते ही नहीं है, हम तो आउटसाइड इंडिया बने हैं। अगर कंडीशंस भी तो पढ़ लो कि अकेला फिजिकली होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ, इवन इलेक्ट्रिक मोड में भी, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी अगर आप अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ रखते हैं, इंडिया में रखते हैं, देन इन दैट केस ऑल्सो यू विल बी कवर्ड एज अ, काउंटेड एज अ क्या, फॉरेन का। Amazon, ये तो अब डे बाय डे इन्होंने टैक्सेशन के चक्कर में इंडियन कंपनीज बना ली। क्यों, फॉरेन कंपनी के ऊपर टैक्सेशन बहुत है ना, फॉरेन कंपनी के ऊपर टैक्सेशन बहुत है। अब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब Amazon आया था पर्टिकुलरली, वे तो सर Amazon LLC लिखते थे, ये तो फॉरेन कंपनी था। जब देखा कि अल्टीमेट हम तो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में कवर हो रहे हैं, एंड जो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में कवर होगा तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी एज अ क्या होगी, फॉरेन कंपनी, और उनको देना पड़ता है 40% प्लस, इतना टैक्स।
ये पहले कहते ना जी ना, हम तो फॉरेन कंपनी है ही नहीं, हम कौन सा यहाँ पे कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कौन सा यहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस एक्वायर करते हैं, फिजिकल तो हमारा कोई ऑफिस ही नहीं है। कहते सर किसने कहा फिजिकल? इवन इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी अगर आप कोई वहां पे प्लेस ऑफ बिजनेस एक्वायर करते हैं, सर अमेजोन की कितनी सर्विसेज तो है, अमेजोन प्राइम, अमेजोन प्राइम अपने आप में जो सर्विस दे रहा है, आपसे मेंबरशिप लेता है ना, पैसा कलेक्ट करता है ना, तो वो भी तो अपने आप में क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस है। उनको बिजनेस कहां से मिल रहा है? इंडिया से। अब नेटफ्लिक्स इंडिया से कितना बिजनेस ले रहा है, मंथली मंथली सब्सक्रिप्शन कितनी अमाउंट किनको जाती है, नेटफ्लिक्स को जाती है। तो नेटफ्लिक्स कौन सी कंपनी है सर? अपने आप में सर फॉरेन कंपनी, जो बनी हुई है कहां पे, आउटसाइड इंडिया, बट प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे है, इन इंडिया, मे बी इटसेल्फ, मे बी थ्रू द एजेंट, मे बी फिजिकली, और मे बी इलेक्ट्रॉनिक मोड, हमें को मतलब नहीं है। द मेन वर्ड इज इफ पीओबी, इफ पीओबी आपका इंडिया में है, आप आउटसाइड किसी कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, प्लस प्लस साथ में क्या है, कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन कहां पे, इंडिया, इन एनी अदर, किसी भी मैनर में आप अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी अगर इंडिया में कर रहे हैं, मैंने बिजनेस एक्टिविटी कहा, नॉर्मल वैसे ही चैरिटेबल वगैरह काम करते हैं आजकल, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनी होती हैं, बट किसी तरह की बिजनेस एक्टिविटी अगर आप लोग करते हैं और आप बने हुए आउटसाइड इंडिया हैं, बिजनेस प्लेस आपकी कहां पे है, इंडिया में है, यू विल बी काउंटेड एज फॉरेन कंपनी। देन सारे सेक्शन जो इस टॉपिक में हम बात करेंगे रिगार्डिंग 379 से लेके 393A तक, वो सारे सेक्शन आपके ऊपर क्या हो जाएंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे। दैट इज अवर मेन थिंग। तो 3 वर्ड्स, 3 कंडीशंस। नंबर 1 इज incorporated outside India. Number 2 is having place of business in India, whether itself or through an agent or physically or in the electronic, हमें मतलब, and conducts any business activity in India in any other, किसी भी मैनर में, हमें मतलब, हमने बस ये 3 वर्ड्स फाइंड करने हैं। अगर 3 वर्ड्स हमें मिले, आई विल से यस यू आर अ फॉरेन कंपनी, and foreign company means you have to comply with all the sections which are given under this chapter. क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज एग्जांपल के पॉइंट से, बड़ा अच्छा है, साथ साथ एग्जांपल भी क्लियर करता जाएगा। पढ़िए। यस, एबीसी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, हाँ जी, Indian company having foreign subsidiary. हैविंग क्या लिखा हुआ है, Foreign subsidiary. आपकी, आपकी कोई फॉरेन सब्सिडी, आपकी कोई फॉरेन सब्सिडी। पहली बात तो फॉरेन सब्सिडी का मतलब क्या हुआ, फॉरेन सब्सिडी का मतलब है कि वो आउटसाइड इंडिया बनी हुई है, बट उसमें आपकी इंडियन कंपनी का क्या है, होल्ड। ओके सर, ठीक है। जरूरी थोड़ा है कि कोई हमें हमेशा सब्सिडरी बनाएगा, आप कभी तो किसी को सब्सिडरी बना सकते हैं। तो एक इंडियन कंपनी है एबीसी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, जिसकी फॉरेन सब्सिडरी कौन है, यूवीडब्ल्यू लिमिटेड। रेंडरिंग, रेंडरिंग वर्ड क्या लिखा हुआ है, सैटेलाइट सर्विसेज किसको देते हैं, टू द, जो भी उनका ग्रुप है। अब एक चीज बता, ये फॉरेन सब्सिडरी, फॉरेन सब्सिडरी, पहली बात इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, क्या इनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, क्या इनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, यस और नो, क्या इनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, यस और नो, यस, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग सैटेलाइट सर्विसेज, एंड सैटेलाइट सर्विसेज का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मोड। हमें तो लिखा गया था कि चाहे फिजिकली प्रोवाइड करें या मे बी कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड, हमें मतलब नहीं है सर। you will be, sir, these group will be covered under the definition of, क्या लिखा हुआ है, फॉरेन कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ये इसको लग रहा था, इसको लग रहा था फॉरेन सब्सिडी को, मुझे तो इंडिया के कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट पूरी करने की जरूरत, क्योंकि मैं तो फॉरेन सब्सिडी हूँ, मैं तो फॉरेन कंपनी हूँ। बट सर आप फॉरेन कंपनी होते हुए सर्विसेज कहां प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडिया में। एंड फिजिकली वर्ड कहां लिखा हुआ है, फिजिकली, और वर्ड क्या लिखा हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, सैटेलाइट सर्विस। आप, अब सर आपको क्या लगता है अमेजोन के सर्वर क्या इंडिया में पड़े? अब जितनी भी क्लाउड अकाउंटिंग या क्लाउड स्पेस आपको वगैरह प्रोवाइड होती है, या गूगल का अल्टीमेट अगर हम बात करें, क्या सारा सर्वर उनका इंडिया में थोड़ी पड़ा है, बट कहीं से भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बैठकर वो सर्विस कहां प्रोवाइड कर रहे हैं, इनसाइड इंडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड है, यस दे आर कवर्ड एज फॉरेन कंपनी। नेक्स्ट इज आगे, नंबर 2, एयरलाइन कंपनीज, हाँ जी, Who operate through their booking agent in India will be अब सर covered. सिंगापुर एयरलाइंस,
क्या इंडिया से वो नहीं चलती? चलती है ना, किसके थ्रू चलती है? एजेंट्स के थ्रू। लुफ्थांसा है, कतर एयरवेज है, कोई अल्टीमेट, इंडिया की तो अपनी 5-4 है जो चलती है मेन। क्लियर? एयर इंडिया सरकारी हुई, क्लियर? इंडिगो द मेन चलती है, गो एशिया एंड ऑल, पता नहीं कितनी फलाना फलाना कंपनीज बनी हुई है, बट वो सारी कंपनीज बिजनेस कहां से उठा रही हैं? उठा तो इंडिया से भी रही हैं। या तो कह दो जी सिंगापुर एयरलाइंस सिर्फ सिंगापुर से बुक होती है, टिकट आपको फ्लाइट यहां से भी मिल जाएगी। समझे ना पॉइंट? तो सबका बिजनेस प्लेस मे बी इटसेल्फ हो, मे बी थ्रू द एजेंट्स हो, मे बी फिजिकली हो, या मे बी इलेक्ट्रॉनिक मोड में, बट किसी ना किसी वे से वो ऑलरेडी प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ एक्वायर करते हैं? इंडिया में एक्वायर करते। तुमने एक्वायर करा नहीं, आउटसाइड इंडिया तुम बने हुए हो, प्लस बिजनेस एक्टिविटी आप कैरी ऑन करते हो, यस यू आर अ फॉरेन कंपनी। क्लियर? पढ़िए जी। यस, विल बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ, क्या लिखा हुआ है? फॉरेन कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर? चलिए, अकॉर्डिंग टू, यस प्लीज। The company's registration of foreign companies 2014 electronic mode means carried out electronically based whether the main server is installed in India or not, including but not limited to। मैंने वर्ड यहाँ पे इंक्लूसिव डेफिनेशन दी है, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन नहीं दी कि सिर्फ यही, ये नहीं कहा। इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू, मतलब ये मीनिंग अपने आप में रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये मीनिंग अपने आप में क्या है? ओपन है, कि इसमें ये कुछ आएगा और भी आ सकता है, बट नॉट लिमिटेड टू, दिस इज मीन। क्लियर? क्या क्या? सबसे पहला सर, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट, B2C, ट्रांजेक्शन, डाटा इंटरचेंज एंड अदर डिजिटल सप्लाई ट्रांजेक्शन। अब बहुत सारी हैं सर, मान लो कई पर्टिकुलर, इंडिया मार्ट, सुना साइट? इंडिया मार्ट दोनों मोड में काम करती है तो इंडियन है। ऐसे मान लो कि फॉरेन की साइट एक वो आती है अलीबाबा, क्लियर? जो ये चाइना वालों की है। अब वो B2B, B2C दोनों में डील करती है। B2C मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर ऑल्सो, एंड B2 बिजनेस टू। अब इंस्टा जो ये आपका कौन सा, ये इंडिया मार्ट, ये B2B के कारण तो फेमस हुआ। जस्ट डायल, जस्ट डायल क्या है? B2B भी है, B2C भी। समझे ना पॉइंट? दिस इज द पॉइंट। यस, डाटा इंटरचेंज एंड अदर डिजिटल सप्लाई ट्रांजेक्शंस, अदर डिजिटल सप्लाई ट्रांजेक्शन अगर कुछ भी आप लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में, ये सब कुछ भी बीच में क्या होगा? कवर होगा। नेक्स्ट इज आगे सर, ऑफरिंग टू, हाँ जी, accept deposits or inviting deposits or accepting deposits or subscription in security इन इंडिया और फ्रॉम दी, किसके द्वारा? सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये भी आपके इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही क्या होगा? कवर किया जाएगा। मान लो सपोज मैं कह रहा हूँ जी, हम लोग यहाँ पे काम कुम तो नहीं करते, बट इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू आप ऑफर फॉर सिक्योरिटीज तो कैसे करवाते हैं? इंडिया में यही करवाते हैं कि आपने अगर हमारी कंपनी के फॉरेन डिपॉजिट लेने हैं तो ये एप्लीकेशन, ये लिंक है, इसको भरिए, सब्सक्राइब करिए, आप डायरेक्टली हमारे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मतलब आप ऑफर कर रहे हैं किस चीज की? टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, या मे बी इन्वाइटिंग डिपॉजिट्स और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटीज। ये ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन नहीं चल रही, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम। अब इनका पर्टिकुलर सिस्टम क्या है सर? अल्टीमेटली आपके ऑटो पे एंड ऑल सब कुछ लग जाते हैं, वो डायरेक्टली पेमेंट किसको जा रही है? नेटफ्लिक्स को जा रही है। दैट इज द पॉइंट। अब वो भी तो क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन मोड के थ्रू ही तो इंडिया से बिजनेस इकट्ठा कर रहे हैं ना। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सेटलमेंट्स करना। यस प्लीज। web based marketing वेब बेस्ड मार्केटिंग बथेरी भैया, कोई जरूरी नहीं है कि सर इंडिया में पर्सन बैठ के मार्केटिंग करेगा, वेब बेस्ड चल रही है। मन करे मान लो सपोज मैंने ऑस्ट्रेलिया का पर्सन हायर कर रखा है, या वहां की कोई कंपनी हायर कर रखी है, यार उन्होंने कौन सा फिजिकली काम करना है? मार्केटिंग किसके करनी है? डिजिटल मार्केटिंग करनी है, वो तो कोई भी कर दे, कोई फलानी कंपनी कर दे, बट ये सब कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर क्या होगा? कवर किया जाएगा। क्लियर? लाइक सर, एडवाइजरी एंड ट्रांजेक्शनल सर्विसेज, डेटाबेस सर्विसेज। अब ये डेटाबेस सर्विसेज होती नहीं है क्या? अगर आपको लेटेड स्पेस चाहिए, क्लाउड स्पेस चाहिए, तो आपको डेटाबेस मिलते हैं सर। आप अपना डाटा वहां पे क्या करिए? स्टोर करिए। आपको एक सर्वर दे देंगे पर्टिकुलरली कि उस पर आप अपना जितना स्टोरेज रखना चाहते हैं उतनी स्टोरेज रखिए, कोई 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बता कौन से फिजिकली उनके मेन सर्वर इंडिया में, आउटसाइड इंडिया से ही क्या चल रहा है? काम चल रहा है। क्लियर? नेक्स्ट इज एंड प्रोडक्ट्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑल। मान लो सर आपकी जितनी भी सप्लाई चेन है उसकी मैनेजमेंट कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। कहां से? फॉरेन की कंपनी बनकर।
बट सर एक्चुअली वो बिजनेस कहाँ से है, तो इंडिया से है ना ये चीज। नेक्स्ट इज ऑनलाइन सर्विसेज सच एज टेलीमार्केटिंग, टेलीकम्युनिकेटिंग, commuting, टेलीमेडिसिन, एजुकेशन एंड क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन रिसर्च। अब मान लो कोई फॉरेनर अल्टीमेटली कोई फॉरेन कंपनी बनाकर या किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाकर इंडिया में एक ऑनलाइन साइट बनाकर एजुकेशन क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, अवेयरनेस क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, वो भी सर अपने आप में क्या मानी जाएगी, फॉरेन कंपनी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस क्या करता है, एक्वायर करता है। हम लोग नहीं करते। अभी ये वाया जूम मैं कर ले इंडिया लेवल पे हूं, जरूरी थोड़ा है मैं आउटसाइड इंडिया भी तो पढ़ा सकता हूं। तो यस, आई हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन दैट कंट्री। सेम अगली कंट्री अपने में रखती है। आगे, यस, ऑल रिलेटेड वर्ड क्या लिखा हुआ है, जितनी डाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, सारी डाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज आपके इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या होती हैं, कवर होती है। नेक्स्ट इज वेदर कंडक्टेड बाय, अब हमें नहीं पता ये सर्विस आप बाय ईमेल करते हैं, कोई मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट या वॉइस और डाटा ट्रांसमिशन और अदरवाइज। बहुत ब्रॉडर डेफिनेशन अपने आप में इन्होंने क्या कर दी, प्रोवाइड कर दी, जिसमें एन नंबर ऑफ कंपनीज को आप इसमें क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, अगर एग्जांपल ढूंढने लग जाए। हर वर्ड की कोई ना कोई फॉरेन कंपनी तुझे मिल जाएगी बड़े आराम से। क्लियर। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, बट सर, हाँ पढ़िए। फॉर दिस पर्पस या फॉर द पर्पस of this clause, electronic based offering of securities, subscription thereof, or listing of securities in the इन द वर्ड क्या लिखा हुआ है, IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो कि सेटअप होते हैं कहाँ पे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, SCZ एरियाज में। जैसे GST आपने पढ़ा है या टैक्स आपने पढ़ा है, तो वहां पे आपको वर्ड मिला होगा SCZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये डिक्लेयर्ड, ये क्या होते हैं, टैक्स फ्री लगा लो या कंप्लायंस फ्री लगा लो, इनके ऊपर नहीं फालतू के कंप्लायंस लगते। और आपने तो मुझे कवर कर दिया, आपने तो क्या कहा, ऑनलाइन ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज करना, सब्सक्रिप्शन करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट करना, अपने आप में क्या माना जाएगा, क्या माना जाएगा कि सर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में इंडिया में क्या रखते हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस। कहते नहीं सर, अगर आप एक SCZ में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर सेटअप करके बैठे हैं एंड आप अगर कोई ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज वगैरह करवाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में वो कवर नहीं होगा। हमने पर्टिकुलर इनको क्या दी है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी है, एग्जम्पशन प्रोवाइड करी है कि फॉर दिस पर्पस, इस क्लॉज के लिए मीनिंग बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में मैंने बेशक ये सेकंड पॉइंट कवर करा था, यस, ऑफरिंग ऑफ डिपॉजिट्स या सब्सक्रिप्शन टू द सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। बट अगर वो इनके द्वारा है, IFSC, जो कि सेटअप कहां पे है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, shall not be construed as, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मोड फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज 42 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट। मतलब यहां पे इनको क्या दी गई है सर, एग्जम्पशन प्रोवाइड की गई। क्लियर कि इनको माफ किया गया सर पर्टिकुलर, क्योंकि नेचुरली सर अगर SCZ में भी सेटअप करने के बाद भी अगर आपके ऊपर इतने सारे कंप्लायंस लगाने थे, फिर तो कोई भी SCZ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आएगा ही नहीं। हमारा तो मेन कोशिश है कि SCZ में अपनी स्टैब्लिशमेंट्स करो, ये बनाओ, तभी हमने इनको क्या करा, माफ करा कि सर आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड में ये वाला वर्ड कवर नहीं होगा, और तुम फॉरेन कंपनी में इस वजह से फॉरेन कंपनी में आप लोग कवर नहीं हो। ओके, एग्जाम्पल 3 ध्यान से पढ़िएगा। यस, जैकपैक लिमिटेड is a shipping company incorporated in Japan. पहला, incorporated in Japan. outside India. The company has set up, क्या लिखा हुआ है, Branch office. अब ब्रांच ऑफिस मतलब फिजिकल, ये अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ रखते हैं, इंडिया में। आफ्टर ऑब्टेनिंग, क्या लिखा हुआ है, नेसेसरी अप्रूवल्स फ्रॉम द RBI। RBI क्यों, RBI को अप्रूवल क्यों लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप कौन है, फॉरेन कंपनी, एंड फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में अपना ब्रांच सेटअप करेगी तो नेचुरली कैपिटल्स के भी लेन देन होंगे। अब कितना फॉरेक्स आ रहा है, कितना फॉरेक्स जाएगा, ड्यू टू फैमा कंप्लायंस, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, आपको RBI की रजामंदी लेनी पड़ेगी। वेरियस अप्रूवल्स एंड ऑल अगर तेरे पे एप्लीकेबल हैं RBI के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो आपको इवन रजिस्ट्रेशन तक भी पर्टिकुलर हो सकता है लेनी पड़े। तभी पढ़ा था कि बाय चांस अगर लेटेड भी आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा रहे हैं, तो आपको अदर रेगुलेटर्स की क्या लेनी पड़ती है, अप्रूवल।
तो अप्रूवल लेटर भी साथ में लगाइए, सेम चीज यहाँ पढ़िए। यस, ब्रांच ऑफिसेज आर, हाँ जी, generally considered as reflection of parent company's जब आपने office. वर्ड ही ब्रांच बोला, ब्रांच रिप्रेजेंट किसको करता है? पेरेंट्स, जो भी आपके हेड होंगे। क्लियर? यस, दस ब्रांच ऑफिस ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हाँ जी, Are considered as a place of business for conducting business activity in India बिल्कुल and will be required to follow provisions of this सिंपल। chapter. मेरा मेरा मोटिव कुछ नहीं है, इस चैप्टर को समझो। मेरा मोटिव जस्ट ये है टू आइडेंटिफाई द फॉरेन कंपनी, एंड आपको वहां तक बस छोड़ देना कि आपने ये वाले कंप्लायंसेस करने हैं, बस मेरा काम था। बस इतना सा पकड़ के आपको आइडेंटिफाई करके वहां तक ड्रॉप करना मेरा काम था, और इस टॉपिक का कोई मोटिव नहीं है। बस ये बताइए, क्या टू क्लॉज 42 के अकॉर्डिंग क्या आप फॉरेन कंपनी में आएंगे या नहीं आएंगे? दैट्स इट। एंड वो डिपेंड किस पे करता है? तीन वर्ड्स पे। वन इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, एंड कंडक्टिंग एनी बिजनेस एक्टिविटी इन एनी अदर मैन। आप ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करवाओ, तुम फॉरेन कंपनी बन गए। फॉरेन कंपनी बनकर मुबारक हो, ये आपने सेक्शंस कंप्लाई करने, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है जी। वेरियस लिस्ट बना के दी हुई है कि फलाने फलाने फॉर्मेलिटीज ये आप लोगों को करनी पड़ेगी। क्लियर? चलिए फैक्ट्स। यस प्लीज। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द कॉर्पोरेट अफेयर्स श्री राव इंद्रजीत सिंह इन अ रिटन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन इन द राज्यसभा नॉलेज पार्ट, ये स्टेटेड दैट कि 320 फॉरेन कंपनीज हैं जो कि रजिस्टर्ड हुई इन इंडिया में बिटवीन 2018 से लेके 2021 तक। जस्ट नॉलेज पार्ट कि 320 तो इन्होंने खुद ही उस टाइम पीरियड में बताई हैं जो रजिस्टर्ड हुई हैं एज अ फॉरेन कंपनी। क्लियर? चलिए, नाउ द वर्ड इज मेन इज एप्लीकेशन ऑफ, वर्ड क्या लिखा हुआ है? एक्ट टू द फॉरेन कंपनी। सर कौन सा एक्ट? कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट। तभी इस सेक्शन के बारे में बात करेगा वो, कि मेरा सर और कुछ नहीं है। 379 जस्ट आपका बेसिक सेक्शन है। क्या बताएगा? क्या आप फॉरेन कंपनी हो? इफ यस, तो कंपनीज एक्ट 2013 आपके ऊपर भी क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। द वेरियस सेक्शंस आपको भी क्या करवाने होंगे? कंप्लाई करवाने। दैट्स इट। पढ़िए। यस, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, हाँ जी, Applicability of Act to foreign companies. Section 380 to Section 386 are both inclusive, and Section 392 and 393 shall apply to the all foreign companies. It implies that all companies जो 242 के स्कोप में फॉल करती हैं, जो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करती हैं, दैट ऑल कंपनीज हैव टू, क्या लिखा हुआ है? कंप्लाई विद द एक्ट। जितनी प्रोविजन यहाँ पे सेक्ट में गिवन है, आपको नाम से लिखी गई हैं, इन सारी प्रोविजन का कंप्लायंस आपको क्या करना होगा? करवाना पड़ेगा। और ये मेन सेक्शन यही है, 380 से लेके 386 एंड 392 एंड 393। दैट्स इट। क्लियर? और सर ये बात यहीं तक नहीं रुकती, आगे मेन पढ़िए कि सर आपने तो अभी तक ये वर्ड कहा जो किस में कवर होंगे? सेक्शन 2 क्लॉज 42, एंड उसकी कंडीशन कुछ डिफरेंट कि सर आप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया होने चाहिए, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, मतलब अभी तक होल्डिंग वाइज कोई बात नहीं हुई थी। होल्डिंग वाइज कोई बात नहीं हुई थी। बिल्कुल स्ट्रेंजर, बिल्कुल स्ट्रेंजर। मान लो कोई सिंगापुर की कंपनी, सिंगापुर की कंपनी डेक्स लिमिटेड मान लो, या डेक्स एलएलसी, कुछ भी नाम इनके अलग अलग चलते हैं अपने आप में, डेक्स पीएलसी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब मैंने ये तो नहीं कहा कि डेक्स लिमिटेड में इंडिया के लोगों का या इंडिया के कॉर्पोरेट्स का या बॉडी कॉर्पोरेट्स का कोई होल्ड होना चाहिए। नो, ये तो स्ट्रेंजर है, बाहर की बनी हुई है। यस, इंडिया में इनका क्या होना चाहिए? जस्ट पीओबी। पीओबी स्टैंड्स फॉर प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लस किसी ना किसी तरह की ये बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पे क्या करते हो? कैरी ऑन। यस, डेक्स लिमिटेड इज अ फॉरेन कंपनी एंड इसके ऊपर सारे सेक्शन क्या करेंगे? कंप्लाई करेंगे। बट अब थोड़ा वाइडर पॉइंट पे जाते हैं। वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है? रिक्वायरमेंट ऑफ पढ़िए क्या लिखा हुआ है? होल्डिंग ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल वेयर नॉट लेस देन के ऊपर लिख एट लीस्ट, कम से कम, वेयर नॉट लेस देन, यस प्लीज, 50% ऑफ द paid up share capital, whether equity of preference और सर पेड अप शेयर कैपिटल में दोनों आते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल में दोनों आते हैं। कौन? इक्विटी भी आती है, प्रेफरेंस भी आती है। सर हमें नहीं दिक्कत, हमें बस ये चाहिए, अगर आप उस फलानी कंपनी में किसी भी आउटसाइड कंपनी में
अब तो तेरे माइंड में ये था ना क्या कि अल्टीमेटली मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, फलाना एंड ऑल। अब किसी भी कंपनी में, किसी भी फॉरेन कंपनी में अगर एटलीस्ट कितना सर 50%, 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, पार्टली इक्विटी हो पार्टली प्रेफरेंस हो, ऑफ क्या लिखा हुआ है, फॉरेन कंपनी का, फॉरेन कंपनी की पेड अप कैपिटल का, पेड अप कैपिटल का 50%, अगर अगर कौन सी कंपनी, जो कि इनकॉर्पोरेटेड कौन थी, लेट मी क्लियर, डेक्स लिमिटेड, जिसके अपन बात कर रहे थे, जो कहां की बनी हुई है, सिंगापुर की। उस सिंगापुर वाली कंपनी में, उस सिंगापुर वाली कंपनी में एटलीस्ट 50%, कम से कम 50% इज अगर हेल्ड बाय किसके द्वारा, वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन, रेजिडेंट नहीं, रेजिडेंट नहीं, सिटीजन्स, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए वो पर्सन, सिटीजनशिप, नॉट द रेजिडेंट। रेजिडेंट में तूने पढ़ा ही है, रेजिडेंट तो कोई भी हो सकता है, एनआरआई भी तो हो सकता है, समझे ना वर्ड, मैं रेजिडेंट वर्ड नहीं बोल रहा, वर्ड बोल रहा हूँ सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, या बाय वन और मोर कंपनीज, और वर्ड क्या लिखा हुआ है, एंड सर बॉडी कॉर्पोरेट अपने आप में वाइडर वर्ड है, बॉडी कॉर्पोरेट में तो एलएलपी भी कवर हो गई, जैसे किसी इंडियन एलएलपी का, इंडियन एलएलपी का 30% शेयर है डेक्स लिमिटेड में, वो भी क्या माना जाएगा, होल्ड माना जाएगा, बिकॉज मैंने वर्ड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बॉडीज कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट और बॉडीज कॉर्पोरेट, जो कि इनकॉर्पोरेटेड कहां पे है, इन इंडिया, क्लियर, और या फिर ये दोनों मिलकर। अब लेट इट बी, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि ये फॉरेन कंपनी कौन थी, डेक्स लिमिटेड ना, डेक्स लिमिटेड में 30% किसके पास है, 30% किसके पास है, मिस्टर डी के पास, जो कि इंडिया का कौन है, सिटीजन, डन। बट सर क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 50%। मैं क्या 15% किसके पास है, हमारी एबीसी लिमिटेड के पास, इंडिया की एबीसी लिमिटेड के पास, अभी भी क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ। देख अभी तुम ये वर्ड यूज नहीं कर रहे कि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे है, मैं कहा नहीं है, बट स्टिल उसको क्या मानेंगे, फॉरेन कंपनी मानेंगे, अगर मान लो डेक्स लिमिटेड थी यार, उसका पीओबी इंडिया में है ही नहीं, ना हो, बट उनमें होल्ड करने वाले, उनमें होल्ड करने वाले पर्सन कौन है, इंडियंस, इंडिया के सिटीजन, इंडिया का कॉर्पोरेट, या इंडिया की बॉडी कॉर्पोरेट, या मे भी दोनों मिलकर, हमें को मतलब नहीं। अब अपनी एग्जांपल के अकॉर्डिंग मिस्टर डी के पास कितना था, 30%, एबीसी लिमिटेड के पास कितना था, 15%। अब आपने बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड यूज करा है तो एलएलपी भी आ गई, फॉर एग्जाम्पल, सर फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट आगे कोई आपकी एमएनपी एलएलपी है, 20% इसके पास पड़ा, हो गया क्राइटेरिया पूरा, हो गया क्राइटेरिया पूरा, कितना 65 तक हो गया, अपने को तो चाहिए कितना था, 50। देन सर अगर ये कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, मैंने ऐसी कंपनीज को भी नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, उनको भी पकड़ कर क्या कहा, तुम्हें भी इन सेक्शंस का क्या करना है, कंप्लायंस करना, क्योंकि तुम्हारे में मेजर होल्डिंग कौन बैठे हैं, इंडियंस, तो आपको आपको इंडिया में ये सारे कंप्लायंसेस क्या करने पड़ेंगे, पूरे करने पड़ेंगे। पढ़िए, वेदर सिंगली, यस, or in the aggregate, such foreign company shall also comply with such foreign company shall also comply with the provisions of chapter 22, ये आपका जो चल रहा है इसको चैप्टर 22 कंपनीज एक्ट का, chapter 22, and such other provision of this act as may be prescribed with regard to the business carried on by it in India as it if it, कैसे, जैसे कि वो कंपनी क्या हो, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, आपको वैसे ही सारे कंप्लायंसेस पूरे स्मूथली करने होंगे, जैसे कि आप एक इंडियन कंपनी है, जैसे कि आप इंडिया में ही बनी हुई कंपनी है, वैसे ही सारे कंप्लायंसेस आपको प्रॉपर वे से करने पड़े। तो मतलब मैंने थोड़ा और ब्रॉडर वर्ड यूज कर दिया, फॉर एग्जांपल जैसे चैप्टर 22, यस प्लीज, refer to above D with the legal provision for company incorporated outside India. बिल्कुल, मतलब चैप्टर 22 आपका इसी के रिगार्डिंग है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। सो जैसे सर शेयर होल्डिंग ऑफ एमआर कंपनी, एमआर तो बड़ी फेमस कंपनी अपने आप में, दुबई साइड के रियल एस्टेट को लेकर,
अब एमआर कंपनी एलएलसी जो कि इनकॉर्पोरेटेड इन कहां पे है, दुबई। अब सर है तो ये आउटसाइड इंडिया, है तो ये क्या, आउटसाइड इंडिया। एंड हैविंग अ बिजनेस प्लेस कहां पे, इज एज फॉलो। उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, हिंदुजा कंपनी लिमिटेड कौन है, इंडियन कंपनी, कितना परसेंट है इसके पास, वैशाली कंपनी लिमिटेड ये भी कौन है, कितना परसेंट है इसके पास, होगी कंडीशन पूरी। आपको तो कितना चाहिए था, एटलीस्ट कितना सर, 50%। ये तो दोनों का टोटल कितना हो गया, 50। यस सर, इनको सारे सेक्शंस का कंप्लायंस प्रॉपर वैसे करना पड़ेगा। क्लियर, यस, एज पर सेक्शन दिस, एज पर सेक्शन दिस, हाँ जी। MR Company LLC will also be required to comply with the provisions of Chapter 22 as not less than 50% of the shareholders आपको of सर ये जितने भी सेक्शंस आगे दिए जा रहे हैं, मतलब सर देखो पहले तो फॉरेन कंपनी आपने फाइंड आउट करना, सुन ध्यान से, पहले तुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्या फॉरेन कंपनी है। फॉरेन कंपनी होने के लिए तीन कंडीशंस, तीन कंडीशंस क्या, नंबर वन, आउटसाइड इंडिया, place of business in India, and carrying on any business activity in India in any other manner, किसी मैनर में। अगर वो फॉरेन कंपनी है, क्या चैप्टर 22 ऑटोमेटिकली लग गया, नो। ये किसने बताया, सेक्शन 379। 379 ने आपको क्या बताया कि सर अगर अगर आप ये सेक्शन के अंदर फॉल करते हैं, यस यू आर अ फॉरेन कंपनी एंड प्लस होल्डिंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दिस मच, कि अगर आप होल्डिंग पेड अप शेयर कैपिटल इतनी रखते हैं, देन वो कंपनी अपने आप में क्या मानी जाएगी सर, फॉरेन कंपनी मानी जाएगी। और आपको कंपनीज एक्ट के भी सारे सेक्शंस का क्या करवाना पड़ेगा, कंप्लायंस करवाना पड़ेगा। क्लियर, अब लाइकवाइज नीचे पढ़िए, यस एज पर सेक्शन दिस, MR Company LLC will also be required to comply with the provisions of Chapter 22 as not less than 50% of the shareholders of MR Company LLC consist of body corporates incorporated in India. बिल्कुल MR Company LLC will also be required to comply with other provision of this act. बिल्कुल सर, एज मे बी जो प्रिस्क्राइब्ड होंगी विद रिगार्ड टू द बिजनेस कैरिड ऑन बाय इट, कहां पे, इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, एज इफ इट वर, जैसे कि वो क्या है, एक इंडियन कंपनी ही है, इंडियन कंपनी की तरह ही सारी फॉर्मेलिटीज आपको ये पूरी करनी पड़ेगी। क्लियर, चलिए नाउ द मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन इज, द मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन इज डॉक्यूमेंट या एटसेट्रा टू बी डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार बाय द फॉरेन कंपनीज। मेनली फॉरेन कंपनीज को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या कब फाइल करने होंगे विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार कौन, इंडिया का रजिस्ट्रार, नेचुरली कंप्लायंस यहां पे लगवा रहे हैं आपसे, पढ़िए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 380 सबसेक्शन 1, हाँ जी, of the Company Act 2013, every foreign company shall within 30 days of the establishment of its ऑफ place द of business एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस, in India. मतलब जब से आपने पीओबी कहां पे लिया है, India. वहां से कितने दिन में, 30 days. विद इन 30 डेज के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट क्या करने होंगे, डिलीवर करने होंगे, रजिस्ट्रेशन हासिल करनी होगी सर बाय फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, यस, डिलीवर टू द रजिस्ट्रार फॉर, क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन। क्या डिलीवर करें सर, नंबर वन, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द चार्टर। चार्टर मीन्स द मेन डॉक्यूमेंट, क्योंकि देखो सर सिंपल सी बात, हमारे इंडिया में तो क्या चलता है, एमओए एंड एओ। अब तुम्हारी कंट्री में क्या चलता है क्या नहीं, अब दुबई में चलता है व्हाइट पेपर। दुबई में कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए, उसका स्कोप लिखने के लिए क्या चलता है, मोस्टली व्हाइट पेपर। तो ठीक है सर, आप अपना व्हाइट पेपर हमारे पास फाइल करिए। अब रिस्पेक्टिव दुनिया भर की कंट्रीज में क्या चल रहा है हमें क्या पता, हमारे यहाँ पे एमओए एंड एओए होता है। तो वट एवर सर, जो भी आपके वहां पे चलता होगा उसकी एक कॉपी आप हमारे पास क्या करवाइए, फाइल करो। अ कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द, यस प्लीज, of the charter, statutes or memorandum and articles of the company or other instrument constituting और अदर इंस्ट्रूमेंट, बाकी हमें नहीं पता तुम्हारे वहां पे क्या है क्या नहीं, मैंने तो सारे वर्ड्स बता दिए। विच कंसिस्ट ऑफ, विच क्या, कॉन्स्टिट्यूटिंग और डिफाइनिंग, कॉन्स्टिट्यूटिंग और डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द, जो भी बनता। इफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट इन इंग्लिश, अब इंस्ट्रूमेंट हो सकता है आपकी डिफरेंट लैंग्वेज में हो। अब सर मान लो ये दुबई की बात करें तो वहां पे सर उन्होंने अरब लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अब अपने को क्या समझ आता है उस केस में,
देन वहां पे आपको एक सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड कॉपी इन इंग्लिश आपको क्या करवानी पड़ेगी, फाइल करवानी पड़ेगी. यस, इफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट इन किसमें, देन लैंग्वेज, अ सर्टिफाइड ट्रांसलेशन देयर ऑफ इन द इंग्लिश लैंग्वेज आपको फाइल करनी पड़ेगी. मतलब द मेन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट नंबर 1. क्लियर? क्या सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, चार्टर, स्टैट्यूट जो कॉन्स्टिट्यूट करता है, डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी को, वो आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रार के पास फाइल करेंगे. अगर ये लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश है, देन एक सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में आप उसको क्या करेंगे, फाइल करेंगे. ओके. नंबर 2, द फुल एड्रेस of the registered or principal office of the company. रजिस्टर्ड और द प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी. ये तो बिजनेस प्लेस इंडिया में खोली है ना, मेन आपकी ऑफिस कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया. द रजिस्टर्ड जहां भी है उसका फुल एड्रेस आप हमें क्या करिए, प्रोवाइड करिए. क्लियर? नेक्स्ट इज अ लिस्ट ऑफ, यस प्लीज, Directors and secretary of the company containing such particulars as may be prescribed. लो जी, अब इनके बारे में प्रॉपर पर्टिकुलर्स भी आपको दिए कि इनके बारे में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए. नंबर 1, इन रिलेशन टू द नेचर ऑफ, Particular to be provided as above, the company registration of foreign company rule 2000. मतलब रूल्स ने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करी है, किस बात की, प्रोवाइड दैट द लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी, और वर्ड क्या लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट, जो भी सेक्रेटरी के मतलब लेवल का पर्सन होगा, बाय वट एवर नेम कॉल्ड. हमें नहीं पता ना हमारे यहाँ पे सेक्रेटरी वर्ड या आपके वहां पे क्या वर्ड यूज करते हैं, तो हमने तो कॉमन वर्ड यूज कर दिया यहाँ पे. क्लियर? ऑफ द फॉरेन कंपनी शैल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. क्या? फॉर ईच ऑफ द पर्सन जो कि इंक्लूडेड इन सच लिस्ट है. क्या? नंबर 1 इज पर्सनल नेम उनका एंड सरनेम. नंबर 2, एनी फॉर्मर नेम और नेम्स एंड सरनेम और सरनेम्स इन द फुल, जो भी होगा. नेक्स्ट, फादर्स नेम और मदर्स नेम और स्पाउस नेम. क्लियर? डेट ऑफ बर्थ. आगे नेक्स्ट इज रेजिडेंशियल एड्रेस. ये क्वेश्चन में आएगा कि क्या क्या पर्टिकुलर्स लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी के बारे में आपको लेने हैं, तो ये सारी थिंग्स आएंगी, पढ़िए. नेक्स्ट इज, हाँ जी, Nationality. If the present nationality is not the nationality of origin, is बिल्कुल. nationality of origin. देन आपकी नेशनैलिटी ऑफ ओरिजिन, जन्म की नेशनैलिटी आपकी स्टार्टिंग से क्या है. अब कई पर्सन होते हैं जो स्टेटस चेंज करते रहते हैं, नेशनैलिटी चेंज करते रहते हैं. बाय बर्थ वो कहाँ के थे, उसके बाद के कहाँ बने, और उसके बाद नेक्स्ट उन कहाँ पहुंच गए. तो वट एवर जो भी आपका बैकग्राउंड है वो क्लियरली क्या करिए, एक्सप्लेन करिए. नेक्स्ट इज आपका पासपोर्ट नंबर, बिना कहे आएगा ही आएगा. पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू एंड कंट्री ऑफ इशू. yes, if a person holds more than one passport, then detail of all passports to be given. जो भी मतलब जिस तरह की डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, पूरी वेरिफिकेशन होगी सर. देन फाइनली रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कहा जाएगा. नेक्स्ट, इनकम टैक्स पैन नंबर इफ एप्लीकेबल, अगर आपके ऊपर है. क्लियर? यस, ऑक्यूपेशन इफ एनी, अगर आप कोई काम धंधा करते हैं. नेक्स्ट इज वेदर Directorship in any Indian other Indian company. DIN number, name and corporation ID, corporate ID number. आईडी नंबर ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ, क्या लिखा हुआ है, होल्डिंग डायरेक्टरशिप. अगर आप होल्ड करते हैं तो अपना वो सारा वेरवा क्या करेंगे, आप लोग एक्सप्लेन करेंगे. नेक्स्ट इज अदर डायरेक्टरशिप और डायरेक्टरशिप हेल्ड बाय, बाकी कुछ भी अगर आप ऐसा कुछ होल्ड करते हैं तो सारी एक्सप्लेनेशन दीजिए. मेंबरशिप नंबर किसके लिए होगा, नेचुरली सेक्रेटरी के लिए होगा. एंड ईमेल आईडी आप अपनी क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट इज द नेम एंड एड्रेस or the names and addresses of one or more person resident in India authorized to accept on behalf of the company. अब मान लो सारे के सारे पर्सन तुमने पकड़ के बाहर वाले रख लिए. इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस आपका है, बट आपने एक कंडीशन क्या पड़ी हुई है कि बेशक वो फॉरेन कंपनी हो, बट एक पर्सन उनको रेजिडेंट इन इंडिया रखना पड़ेगा, जो इंडिया में रहकर उनके बिहाफ पे सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करेगा, रिसीव करेगा. क्लियर? सो नेम एंड एड्रेस और द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ वन और मोर पर्सन जो कि रेजिडेंट इन क्या होंगे, इंडिया होंगे, जो कि ऑथराइज्ड हैं टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी सर्विस ऑफ, क्या लिखा हुआ है, process and any notices or other documents required to be served on the company. ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मेंबर उठा के, डायरेक्टर उठा के कौन से ले आए, बाहर के ले आए, वो अलाउड नहीं होगा. एक पर्सन मस्ट भी क्या होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया. नेक्स्ट इज द फुल एड्रेस, हाँ जी, of the office of the company in India which is deemed to be its principal place of business. मतलब इंडिया में कहाँ पे, इंडिया में मतलब पीओबी इन इंडिया, एड्रेस ऑफ पीओबी
इन इंडिया, जहां पे भी आपका पीओबी होने वाला है, प्लेस ऑफ बिजनेस, तो उसके बारे में डिटेल्स क्या करिए, प्रोवाइड करिए। यस, पर्टिकुलर्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पीओबी इन इंडिया ऑन अर्लियर ओकेशन और ओकेशंस। ओल्ड पीओबी, इसको लिखे यहाँ पे, ओल्ड पीओबी इन इंडिया। तुमने या अब से पहले, तो जरूरी थोड़ा है कि तुमने एक बार पीओबी लगा लिया तो चलता रहेगा, मन करे बंद कर दिया हो, और आज दोबारा फिर ओपन करने की बात कर रहे हो। ठीक है सर, मैं तो डिटेल ही मांग रहा हूँ कि आज से पहले कभी आपने पीओबी ओपन करा हो और बंद किया हो, वॉट एवर बी द सीन, मुझे उसके बारे में डिस्क्लोज करिए। अब कई बार प्लेस ऑफ बिजनेस बढ़ते भी जाते हैं इंडिया में, मोर देन वन प्लेस आपके, मतलब पीओबी से पीओबी आप एस्टेब्लिश करते जा रहे हो, पूरी चेन बनाते जा रहे हो, बनाओ सर, कोई दिक्कत थोड़ी है। बट जब भी कोई पीओबी लगाओगे, प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश करोगे, आपको यहाँ पे हमारे साथ क्या करवानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, इतला करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा, जरूरी है। नेक्स्ट इज यस, डेक्लेरेशन दैट, हाँ जी, None of the directors of the company or the authorized representative in India हाँ, has ever been convicted or debarred from formation of companies एंड and मैनेजमेंट इन इंडिया, और वर्ड क्या लिखा हुआ है, अब्रॉड। मतलब वो तो डेक्लेरेशन हमने सिंपल अपनी इंडियन कंपनी से लेते हैं, तो तुमसे भी तो लेंगे कि लिख के दो कि तुम्हारा डायरेक्टर कोई भी अपने आप में मतलब गिल्टी नहीं पाया गया, कन्विक्टेड नहीं हुआ, या कभी भी डी बार नहीं हुआ फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मैनेजमेंट में, इन इंडिया या मे बी अब्रॉड। तो ये इस बात की डेक्लेरेशन आपको क्या करनी पड़ेगी, साथ में फाइल करनी पड़ेगी। एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन जो कि टाइम टू टाइम क्या की जाएगी, प्रिस्क्राइब की जाएगी। ये लंबी लिस्ट, ये सारे पर्टिकुलर्स उठाकर, ये सारे पर्टिकुलर्स उठाकर मेन चेज फॉर्म नंबर पढ़िए। यस, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रूल्स 2014, द अबव इंफॉर्मेशन, जितने भी फॉर्म आपने ऊपर ये सारे पर्टिकुलर्स पढ़े, द अबव इंफॉर्मेशन शैल बी, हाँ जी, filed with the registrar within 30 days of the establishment of its place of business in form FC1. FC1, अब नाम से क्लियर है, FC स्टैंड्स फॉर फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी वन, अलोंग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस एंड डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड होगी एज प्रोवाइडेड इन द सेक्शन 380 सबसेक्शन 1। द एप्लीकेशन शैल आल्सो बी, ये अच्छा पॉइंट है, द एप्लीकेशन, हाँ जी, shall also be supported with an attested copy of approval from the RBI अंडर द फैमा। अपनी बात हो चुकी कि अंडर द फैमा अगर आपने कोई अप्रूवल लेनी होगी तो साथ में वो अप्रूवल लेटर भी हमारे पास लेकर आना, नहीं तो हमें अलग से लिख के दो, क्या चीज, डेक्लेरेशन, डेक्लेरेशन फ्रॉम द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, आपकी कंपनी का, फॉरेन कंपनी का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ये लिख के दे दे कि हमारे केस में कोई इस तरह की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं थी, अगर रिक्वायर्ड थी तो कॉपी लगाओ, रिक्वायर्ड नहीं थी तो आपका ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इस बात को लिख के दे दे, डेक्लेरेशन साथ में फाइल कर दे, फॉर्म नंबर FC1 हमारे पास विद इन 30 दिन लेके पहुंच जाओ, बात खत्म, क्लियर। चलिए, यस, ऑफिस वेयर द डॉक्यूमेंट्स टू बी डिलीवर्ड, बड़ा अच्छा पॉइंट है जी, हाँ जी, एंड फीस फॉर डॉक्यूमेंट, सिंपल सी बात, पूरे ऑल ओवर इंडिया ये मैटर जाएगा ही कहां, न्यू दिल्ली, सिंपल सी बात। ये इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया, फॉरेन कंपनीज को लेकर ये एप्लीकेशन जाएंगे ही कहां पे, सिर्फ और सिर्फ न्यू दिल्ली, क्लियर। वैसे तो हर पीओबी की जुरिडिक्शन अलग होती है ना, कि वहां पे रजिस्ट्रार कौन होगा, नो नो नो, ये जाएगा ही कहां पे, न्यू दिल्ली, सेंट्रल लेवल पे, मेन लेवल, क्लियर। यस, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रूल्स दिस, any document which any foreign company is required to deliver to the registrar shall be delivered to the registrar having jurisdiction over New Delhi. ROC दिल्ली, बिना कहे, क्लियर, कि कौन से आरओसी को ये डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, सर दिल्ली वाले आरओसी को ये डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे, क्लियर। यस, इट शैल बी अकम्पेन्ड बाय, नेचुरली फ्री में थोड़ी करेगा, विद फीस भेजेंगे भेजेंगे, क्लियर। यस, इफ एनी फॉरेन कंपनी ceases to have a place of business in India, it shall forthwith give notice of the fact to the registrar and from the date on which such notice is so given। एक बात बता, जब खुलने की खबर दी गई तो बंद करने भी तो देनी पड़ेगी, अगर किसी जगह तुमने पीओबी क्या करा, सीज करा, तो उसके बारे में भी नोटिस आपको देना पड़ेगा। एंड जिस दिन से नोटिस दोगे, जिस दिन से वो नोटिस क्या किया जाएगा, सर्व किया जाएगा, द ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी टू डिलीवर एनी डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार शेल, वो भी क्या हो जाएगी, खत्म। आज के बाद तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ना तेरे पे किसी तरह का कोई कंप्लायंस है, क्योंकि तुम मुझे नोटिस दे चुके हो ना कि वहां का पीओबी क्या हो चुका, बंद हो चुका, वहां का पीओबी हमने क्या कर दिया, सीज कर दिया, तो ठीक है, उस दिन से आपकी लाइबिलिटी सारी डॉक्यूमेंट फाइल करने की क्या कर दी जाएगी, खत्म, क्लियर। प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड इट हैज नो अदर प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अब लेट इट बी 5 प्लेसेस में से एक बंद कर दी, 2 बंद कर दी, फिर बाकी तो हैं,
ये फॉर्मेलिटी रहेगी, डॉक्यूमेंट तो फाइल करने पड़ेंगे विद द रजिस्ट्रार, जो जो सेक्शन तेरे पे अप्लाई किए जाएं, तू सब कुछ खत्म कर दे। अब कोई पीओबी हमारा इंडिया में नहीं है, फिर हमारा तेरे से वास्ता क्या, हमारा तेरे से लेना देना क्या, समझे ना पॉइंट? यस, पढ़िए जी। अंडर द सेक्शन 380 subsection 2, every foreign company existing at the commencement of Companies हाँ, Act which has not delivered to the registrar the documents and particular, जो कि पुराने सेक्शन के अकॉर्डिंग, पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग 592 के अकॉर्डिंग टू फाइल करने हुआ करते थे, इट शैल कंटिन्यू टू बी सब्जेक्ट टू द ऑब्लिगेशन टू डिलीवर। ये मत समझना कि नया एक्ट आने से वो पुराने वाली फॉर्मेलिटी आपके ऊपर खत्म हो गई, वो सारी फॉर्मेलिटीज आपके ऊपर क्या रहेंगी, एप्लीकेबल रहेंगी। क्लियर? शैल सब्जेक्ट टू द ऑब्लिगेशन टू डिलीवर दोज डॉक्यूमेंट्स एंड पर्टिकुलर्स इन अकॉर्डेंस विद द, क्या लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 1956। कंप्लायंसेस चलते रहेंगे, कंप्लायंसेस नहीं रुकेंगे सर। क्लियर? लो जी, पहले यहां तक एक बार फटाफट वाइंड अप करिए। वैसे नेक्स्ट ऑन जो आपका है ये FC2, जस्ट एक सिंपल वर्ड बता रहा हूँ, हेडिंग पढ़ियो क्या लिखा हुआ है, फॉर्म एंड प्रोसीजर एंड टाइम विद इन विच, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अगर आप ऑल्ट्रेशन वगैरह फाइल करवाना चाहते हैं और उसकी इंटीमेशन देना चाहते हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर FC2 कब कब फाइल करना होगा, विद इन 30 डेज। 30 डेज कहां से, जब से आप क्या करेंगे, ऑल्ट्रेशन। लो जी, यहां तक करिए, फिर आगे छोटा सा इलस्ट्रेशन 1 डिस्कस करेंगे। देखो जी फटाफट सेल्फ स्क्रीन करिए, पिछले 2-3 पेजेस जो भी 380 सेक्शन के अंदर आप लोग पढ़कर आए हैं, डू इट फास्ट। आफ्टर दैट इलस्ट्रेशन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। सो प्रीवियस 380 के अंदर आप लोगों ने जो रीड आउट किया, दैट इज रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन, कि डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल करने पड़ेंगे किस रजिस्ट्रार के पास, जिसके पास दिल्ली की जुरिडिक्शन होगी, न्यू दिल्ली वाले के पास FC1 विद इन द 30 डेज। बट 30 डेज कहां से, फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ POB इन इंडिया। जब भी होगी इमीडिएटली 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन क्या करनी होगी, फाइल करनी होगी। और बाकी इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कभी आपको अगर मान लो ऑल्ट्रेशन करवानी भी है, तो जिस दिन से भी आपने ऑल्ट्रेशन करी, तो ऑल्ट्रेशन से 30 डेज के अंदर आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, FC2। क्लियर? सो एक यहाँ पे इलस्ट्रेशन है जी, बड़ी सिंपल सी, पढ़िए इलस्ट्रेशन नंबर 1। हाँ जी। Search and Find PTE Limited incorporated in Singapore. The company sells its goods through electronic mode. The company sells its goods through electronic mode on the e-commerce platforms। कहाँ पे, India. वो तो POB इंडिया हो ही गई, एंड आउटसाइड इंडिया है, बिजनेस एक्टिविटी कर रही है, फॉरेन कंपनी तो है। However, it does not have any, क्या लिखा हुआ है, बट सर ब्रांच ऑफिस का होना तो अपने आप में जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी अपने आप में लिखा हुआ था। सो इज द कंपनी रिक्वायर्ड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वायर्ड अंडर द सेक्शन 380 ऑफ द कंपनीज एक्ट? यस, द कंपनी इज रिक्वायर्ड, बिकॉज यहाँ पे वर्ड क्या कवर करेगा, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे सर, पर्टिकुलरली 381, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन रिगार्डिंग द अकाउंट्स, कि चलो सर अब है तो वो फॉरेन कंपनी, इंडिया में है, काम कर रही है, वट एवर बी द केस, बट नाउ उनसे क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, मतलब किस तरह के डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने के लिए उनको कहा जाएगा? कहते सिंपल, जो एक नॉर्मल कंपनी अकाउंट्स मेंटेन करती है, ये भी अपने अकाउंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, एंड उसकी क्या करवाएंगे, फाइलिंग करवाएंगे विद द रजिस्ट्रार। नॉर्मल एनुअल फाइलिंग भी तो होती है ना कंपनीज पे, तो फिर क्या हो गया, ये फॉरेन कंपनी है, जैसे एनुअल रिटर्न वो फाइल करते हैं वैसे ये करेंगे, जैसे FS की फाइलिंग वो करते हैं वैसे ये करेंगे। हमने सब कुछ रिक्वायर्ड करा, तो 381 तो अभी जस्ट क्या बताएगा, कौन कौन से अकाउंट्स। पढ़िए, यस एवरी फॉरेन कंपनी, हाँ जी, Shall in every calendar year make अब कैलेंडर ईयर क्यों, foreign. क्योंकि फॉरेन में तो सर कैलेंडर ईयर ही चलता है, फाइनेंशियल ईयर। क्लियर? और अपने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन क्या है, डिफरेंट, अपने चलती है अप्रैल टू, तो वही जो आपने चैप्टर 9 में पढ़ा था, डिट्टो कॉपी पेस्ट यहाँ पे दोबारा मिलेगा। आधा पेज तो अगला पेज यही इसी के रिगार्डिंग है, कि फाइनेंशियल ईयर का मतलब है, जो कि सेल्फ बड़े आराम से आप लोग देख सकते हैं। और इवन आपने पढ़ा था कि रिगार्डिंग जिनकी इनकॉर्पोरेशन जनवरी, फरवरी, मार्च, लास्ट वाले 3 महीने में होती है, उनका फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट वाले के साथ क्लब कर दिया जाए। बाकी CG के पास जाओ,
अगर आप कहते हो कि हमारा कंसोलिडेशन के लिए दिक्कत आती है कि हमें दूसरी कंट्रीज के साथ क्या करना होता है, कंसोलिडेट करना होता है, हमारी पेरेंट्स कंपनी उधर है, तो इन दैट केस सीजी आपको एनी अदर फाइनेंशियल ईयर भी क्या कर सकती है, अलॉट कर सकती है। पढ़िए सबसे पहले एवरी फॉरेन कंपनी मेक आउट क्या लिखा हुआ है, तो भाई साहब एफएस तो तेरी भी बनेगी। बैलेंस शीट एंड पीएल अकाउंट इन सच फॉर्म कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स एंड इंक्लूडिंग और हैविंग अटैच्ड और annexed thereto such document जो क्या होंगे as may be prescribed, मतलब नोट्स टू अकाउंट्स एंड ऑल जो भी एफएस के साथ जाते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भी फाइल करने होंगे। पहले तो मेंटेन, फाइल की बात बाद में आएगी, मेंटेन करने होंगे। एंड डिलीवर ऑफ आ गया, डिलीवर अ कॉपी ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स टू द, अपने पास रखना ही नहीं है सर, उसकी फाइलिंग भी करवानी पड़ेगी। जैसे 137 के अंदर आप फाइलिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार करते हैं, यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी। नेक्स्ट इज, आगे पढ़िए, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रूल्स, हाँ जी, Every foreign company shall prepare financial statement of its Indian business operations in accordance with Schedule 3 or as near thereto as possible for each financial year including, हाँ जी, document that are required to be annexed should be in accordance with Chapter 9, that is accounts of companies में जो जो आता है, जैसे बोर्ड रिपोर्ट एंड ऑल, वो सारे कुछ आपके इसी का क्या बनेंगे, पार्ट बनेंगे। क्लियर? यस, द डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू copies of latest consolidated financial statement of parent foreign company as submitted by it to the prescribed authority in country of its incorporation under the applicable laws there। अगर मान लो आपकी पेरेंट कंपनी ने वहां पे कोई पर्टिकुलर कंसोलिडेटेड रिपोर्ट अगर सबमिट करवाई है, तो इंडिया में भी उसकी कॉपी क्या करिए, आप एक फाइल करिए कि ग्रुप कंपनी की पोजीशन क्या है। क्लियर? सो ये बात आ गई, लेटेस्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ देयर पेरेंट कंपनी, ऑफ देयर पेरेंट फॉरेन कंपनी जो कि सबमिटेड बाय इट हुई है टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी इन द कंट्री ऑफ इट्स, जहां की वो बनी हुई। अगर मैं सिंगापुर की बात कर रहा हूं या ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं, तो ऑस्ट्रेलिया में जो फाइल हुई है उसकी भी एक कॉपी आप हमारे पास यहाँ पे लगाएंगे। सीएफएस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आगे नोट, फाइनेंशियल ईयर। अब सर ये तो आपका सेल्फ होना चाहिए, पेज नीचे तक रीड आउट करिए सर, जो आपसे अभी डिस्कस हुआ रिगार्डिंग द फाइनेंशियल ईयर को लेकर, कि सर इंडिया में तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा चलेगा, अप्रैल टू मार्च, एंड लास्ट मंथ्स में बनने वाली जो कंपनीज होती हैं उनका कमिंग फाइनेंशियल ईयर के साथ मर्ज कर दिया जाता है। बाकी सीजी के पास अगर जाएंगे, बाकी सर वो भी ये 2018 ऑर्डिनेंस आने से पहले ये सारी एप्लीकेशन किसके पास जाती थी, ट्रिब्यूनल। उनको डिस्पोज भी कौन करेगा, ट्रिब्यूनल। उसके बाद एप्लीकेशन कहां जाने लगी, सीजी। पढ़ी सेल्फ। वो एक ही लाइन बार बार खींच के वही बनाई हुई है कि प्रोवाइडेड, बस आप रेक्विजिट अप्रूवल किससे ले लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से ले लीजिए, तो आप अपना फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं एज पर योर द मेन कंपनी जो भी आपको चाहिए। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट आगे एग्जाम्पल 5, यस प्लीज। आरओके लिमिटेड is a company incorporated outside India having a place of business in India. ROK Limited is a subsidiary of HOK Limited holding company registered in Australia. सिंपल सी बात, तेरे अकाउंट्स किस में मर्ज करते होंगे, HOK, जो कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया। अब वहां का कैलेंडर ईयर अलग है और यहाँ का कैलेंडर ईयर अलग है, सॉरी यहाँ का फाइनेंशियल ईयर अलग है। क्लियर? यस प्लीज। एंड इज रिक्वायर्ड टू कंसोलिडेट इट्स अकाउंट्स विद द HOK लिमिटेड accordingly। if HOK limited is required to follow financial year other than, क्या लिखा हुआ है, 31st day of March every year, अगर मान लो उनका अकाउंटिंग ईयर अलग है, वो अप्रैल टू मार्च नहीं चलते, फिर मुझे भी नहीं चलना पड़ेगा क्योंकि कंसोलिडेट मैंने करना ना उसमें। तो इन दैट केस ROK कैन, क्या लिखा हुआ है, मेक एन एप्लीकेशन। इंडियन कंपनी जो है ना, ये किसके पास जाए, सीजी के पास जाए और अपना फाइनेंशियल ईयर क्या करवा ले, वो चेंज करवा ले, हमें क्या दिक्कत है, समझे ना पॉइंट।
तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको सीजी की अप्रूवल इस केस में क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट इज द सीजी इज एम्पावर्ड to direct that in the case of any foreign company or class of foreign companies, the requirement of clause A given above shall not apply or shall apply subject to such exceptions and modification as may be specified in the notification। मतलब सीजी ने अपने आप को क्या दे ली, पावर, कि वो किसी को भी चाहे तो क्या कर सकता है, एग्जम्प्ट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, एक्सेप्शन में डाल सकता है, जो इनको सही लगे। क्लियर। नेक्स्ट इज इफ एनी ऑफ द स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स, हाँ जी, are not in the English language, a certified translation thereof in the English language shall be annexed। वो तो आपने पहले पढ़ी चुका। किसी भी डॉक्यूमेंट्स की अगर लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो एक सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड कॉपी इन इंग्लिश आपको क्या करनी पड़ेगी, फाइल करनी पड़ेगी। यस, एवरी फॉरेन कंपनी शेल sent to the registrar along with the document required to be delivered to him a copy of list in the prescribed form of all places of business established by the company in India as at the date with reference to which the balance sheet referred to in सबसेक्शन सेक्शन 381 जो आपने प्रिपेयर करी है, उस पर्टिकुलर डेट तक आपकी टोटल इंडिया में कितनी पीओबी थी, इंडिया में आपके कितने प्लेस ऑफ बिजनेस थे, कहां कहां थे, उनकी एक लिस्ट भी साथ में आप क्या करेंगे, अटैच करेंगे। क्लियर। कि एट प्रेजेंट मान लो मैं 31 मार्च 23 की मैं बैलेंस शीट आपके साथ फाइल कर रहा हूं, या डिफरेंट कह लो 31 दिसंबर 2022 कि अगर मैं बैलेंस शीट आपके साथ फाइलिंग करवा रहा हूं तो 31 दिसंबर 22 को इंडिया में मेरे कौन कौन पीओबी थे, कितने थे, वो पर्टिकुलरली आपको एक लिस्ट साथ में अटैच करनी पड़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू, हाँ जी, Company Rule 2014, every foreign company shall file with the registrar along with financial statement in form FC3 with such fees as provided under Company Rule 2014, a list of all places of business established by the foreign company in India as on date of balance sheet। मतलब सर सिर्फ बैलेंस शीट ही नहीं, बैलेंस शीट के साथ आपको एक FC फॉर्म 3 FC3 आपको फाइल करना पड़ेगा, जिसके साथ में स्पेशली एक लिस्ट अटैच होगी, जिस लिस्ट में सारे के सारे पीओबी एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट होने वाले, जिस डेट तक की आपने क्या बनाई है, बैलेंस शीट बनाई है, एट दैट डेट तक आप इंडिया में कितने पीओबीज हेल्ड करते थे, उन सबकी लिस्ट बनाकर साथ में क्या करेंगे, फाइल करेंगे। क्लियर। यस, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रूल्स इफ एनी फॉरेन कंपनी अगर क्या कर जाती है, cease to have a POB in India, sir, it shall forthwith give a notice of the fact to the किसको, registrar, and as from the date on, yes please, on which notice is so given, the obligation of the ये तो company वही पीछे वाला पॉइंट आ गया कि उसी दिन से आपका ऑब्लिगेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जिस दिन से आप नोटिस हमें क्या करेंगे, सर्व करेंगे। इफ इट डज नॉट हैव एनी, हाँ, प्रोवाइडेड आपका इंडिया में कोई पीओबी नहीं होना चाहिए। क्लियर। यस, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रूल्स 2014, हाँ जी, फर्दर every foreign company shall along with the financial statement required to ये be इंपॉर्टेंट है जी। अभी तक तो आपने 381 में क्या पढ़ा, 381 में आपने क्या पढ़ा कि एक बैलेंस शीट बनाओ, एक पीएल बनाओ, एंड ऑल द डॉक्यूमेंट जो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं, इनकी फाइलिंग करवानी होगी विद द रजिस्ट्रार, यही आपने पॉइंट पढ़ा। बट सर जब ये फाइलिंग करवाएंगे तो फॉर्म नंबर FC3 वहां पे जाएगा, जिसमें साथ में एक लिस्ट भी लगेगी, किस बात की लिस्ट, कि एज ऑन द बैलेंस शीट डेट इंडिया में आपके पास कितने पीओबी थे, उनकी एक लिस्ट बना के साथ में ये भी अटैच करेंगे। नाउ अब एफएस के साथ साथ मतलब अदर डॉक्यूमेंट्स, अगर मैं अदर डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, ये उनकी बात कर रहे हैं, रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार अटैच देयर टू द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, जो बार बार कहते हैं ना अदर डॉक्यूमेंट्स अटैच टू, तो अदर डॉक्यूमेंट्स कौन है, नंबर 1 इज स्टेटमेंट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आप लोगों ने करी होंगी उनकी एक प्रॉपर स्टेटमेंट। नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, जिसको कहते हैं अपना पैसा अपनी कंट्री में लेके जाना। हो तो तुम आउटसाइड इंडिया के, तुम पहले पैसा कहां पे लेकर आए होगे, इंडिया में, इंडिया से इनकम आपने क्या करी होगी, जनरेट, एंड वही पैसा बाद में कहां लेके गए होगे, अपनी कंट्री में। तो रीपैट्रिएशन इसको वर्ड बोलते हैं, रीपैट्रिएशन की स्टेटमेंट आप लोग साथ में क्या करेंगे, अटैच करेंगे, कि टोटल इंडिया से इंडियन इनकम है, तो इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम आप आउटसाइड इंडिया कितनी ले जा चुके हैं,
तो उन रिपेट्रिएशन की आपको वहां पे स्टेटमेंट देनी होगी। एंड स्टेटमेंट ऑफ क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, जो भी आपके लेन देन वगैरह चलते रहते हैं, इंक्लूडिंग डिविडेंड्स इफ एनी अगर होंगे, तो इन तीनों स्टेटमेंट्स को आप लोग साथ में क्या करेंगे, अटैच करेंगे। यस, द अबव स्टेटमेंट shall include such other particular as are prescribed in the company's rule 2014. Yes, next is all these documents, to be very clear, simple. All these documents shall be delivered to किसको, Registrar within a period of, कितना है, 6 months from the close of the, financial year. मतलब क्लोज आपका कब हुआ, अब मैं 31 मार्च नहीं लिख सकता ना, अब लेट इट बी, मैं एग्जांपल मान रहा हूँ 31 दिसंबर 22, तो जहां से भी क्लोज हुआ वहां से विद इन 6 मंथ्स, वहां से विद इन 6 मंथ्स में ये डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल करवाने होंगे विद द रजिस्ट्रार। क्लियर? यस, प्रोवाइडेड दैट the registrar may, for any special reason and on application made in writing by the foreign company concerned, extend the said period by a period not exceeding 3 months. मतलब 6 + 3 मैक्सिमम टाइम 9 मंथ्स, आपको 3 मंथ्स की क्या मिल सकती है, एक्सटेंशन। वो भी कंपनी अगर क्या करे, रिक्वेस्ट करे, एप्लीकेशन फाइल करे विद द रजिस्टर। क्लियर? यस, एग्जांपल देखिए जी, सेल्फ Mukesh and Jordan LLC is a foreign company, okay, and is required to file its financial statement within 6 months of this, ठीक है, on annual basis along with the following additional documents, हाँ ठीक है, RPT and repatriation, transfer of funds. However, where the central government has, example क्या थी इसमें, वैसे बना रखी, however, yes please, where the central government has exempted or specified different documents for any foreign company or class of foreign companies, then document as specified, जैसा उनको कहा गया होगा, वो तो मैंने पहले कहा नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने आप को पावर देकर छोड़ा हुआ है कि अगर हमें मान लो किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए कोई अलग से डॉक्यूमेंट, कोई अलग से एग्जाम्पशन, कोई मॉडिफिकेशन, एक्सेप्शन डालनी पड़ी, हम डाल देंगे। तो जैसा तुम्हें ऑर्डर किया गया उसके अकॉर्डिंग टू आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्या करते रहिएगा, सबमिट करते रहिएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑडिट ऑफ, हाँ जी, accounts of foreign company. According to the company's rule 2014, every foreign company shall get its account pertaining to the Indian business operation, means is pertaining to the Indian business operation prepared in accordance with the, जो आपने पीछे सेक्शन 381 रीड आउट किया उसके मुताबिक कहा था ना, पीएल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, तो अकेले सिर्फ बैलेंस शीट बनाना ही नहीं है, उसके साथ में क्या करवाना है, ऑडिट भी करवाना है। क्लियर? यस, दे आर अंडर शैल बी ऑडिटेड बाय, लो जी अपने स्कोप में ये भी आती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया और अ फर्म और अ LLP ऑफ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्लियर? एंड सर, अब आपने ऑडिट वर्ड बोला है, तो ऑडिट का कंपनीज एक्ट में चैप्टर नंबर क्या है, 10, तो चैप्टर 10 की सारी प्रोविजंस म्यूटेटिस म्यूटेंडेंस इन फॉरेन कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगी। क्लियर? अब नेक्स्ट ऑन जो काम चलेगा वो कुछ ऐसा ही चलेगा, आपने ये नाम लिया तो फलाना सेक्शन यहां भी अप्लाई होगा, समझे पॉइंट? लो जी, यहां तक अभी जो लास्ट 381 आपने रीड आउट किया, फटाफट एक बार उसको चेक करिए, पॉलिश करते रहिए साथ के साथ जो भी पेजेस पढ़ रहे हैं, क्योंकि लास्ट में सिलेक्शन मटेरियल आपके पास कुछ ही निकलेगा पढ़ने को। देखिए फटाफट, करिए जी फास्ट। हाँ जी, क्या चीज? हाँ हाँ, दिल्ली वाले, बिल्कुल बिल्कुल, जुरिडिक्शन ही उनके पास है, किसी दूसरे के पास है ही नहीं। देखिए जी फटाफट, जल्दी फास्ट। बहुत सारे हैं।
copy of list of place of business. लिस्ट ऑफ ऑल पीओबी मतलब आपके यहाँ पे जितनी भी पीओबी है इंडिया में, कंपनी का नाम तो सेम ही रहेगा, वो कंपनी की फाइलिंग में जाए क्या जाएगा, लिस्ट जाएगी साथ में। मतलब यहाँ पे जो अकाउंट्स बनते हैं ना कई बार, एक तो दैट पीओबी, ऑल पीओबी इन इंडिया एंड विद कंसोलिडेटेड हेड ऑफिस। समझे ना, इसको तीन तरह के अकाउंट्स कहते हैं हम लोग, कि अगर तो सिंगल पीओबी है तो नेचुरली उसी पीओबी के तो आप अपनी स्टैंड अलोन तो बनाएंगे। अगर आपके इंडिया में ही 5 पीओबी है अलग अलग सबकी, एंड एक होता है कि विद पेरेंट कंपनी मर्ज करते हुए जो आपकी आउटसाइड इंडिया बनी हुई है उनके साथ, ये चीज। लो जी, छोटा सा सेक्शन है, खत्म करें एक पॉइंट, डिस्प्ले ऑफ नेम। अब आपने सेक्शन नॉर्मल कंपनीज में भी रीड आउट किया हुआ है 12 रिगार्डिंग द डिस्प्ले ऑफ नेम। जहां जहां आपकी कंपनी का कोई भी प्रीमाइस होगा, हर प्रीमाइस पे, हर लेटर हेड पे, हर डॉक्यूमेंट्स पे, सब जगह आप अपनी कंपनी का नाम डिस्प्ले करेंगे ही करेंगे। सेम चीज पढ़िए, यस एवरी फॉरेन कंपनी शेल, क्या वर्ड लिखा हुआ है, कंस्पिक्युअसली एग्जिबिट। कंस्पिक्युअसली मतलब, कंस्पिक्युअसली मतलब विजिबल, जहां से पढ़ा जाए। अब नेचुरली इस बिल्डिंग का हेड यहाँ पे है तो मैं अपने आप बोर्ड आगे लगाऊंगा, बैक साइड तो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि कंस्पिक्युअस क्या है, व्हाट इज द फ्रंट, फ्रंट पे लगाएंगे ना। अब उस लेआउट में आप हमेशा एक ऐसी प्लेस चुनेंगे जहां से वो नाम दूर से क्या हो, विजिबल हो, दैट इज कॉल्ड एज कंस्पिक्युअस। क्लियर, कंस्पिक्युअसली एग्जिबिट। हाँ जी, on the outside of every office or place where it carries on business in India, the name of company and the country in अंडरलाइन द which कंट्री इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड, मतलब कहाँ की कंपनी है, लाइक सिंगापुर तो वहां पे लिखो जो भी है। इन लेटर्स इजिली लीजिबल हो इन द इंग्लिश कैरेक्टर्स एंड ऑल्सो इन द कैरेक्टर्स ऑफ द लैंग्वेज और वन ऑफ द लैंग्वेजेस इन जर्नल यूज इन द लोकेलिटी इन विच द ऑफिस और प्लेसेस क्या लिखा हुआ है, सिचुएटेड। यार इंडिया में है तो इंडियन लैंग्वेज यूज करो ना, जो वहां की लोकल लैंग्वेज होगी और जो इंग्लिश होगी। अब आपने डच लैंग्वेज या अलग तरह की और लैंग्वेजेस हैं उनको आपने यूज कर रखे है, वो यहाँ पे रीड ही नहीं होगा, वो समझ ही नहीं आएगा किसी को। फ्रेंच लैंग्वेज वो समझ ही नहीं आएगी किसी को, आप उसको लिख के करोगे क्या। आई थिंक सो, आजकल एक ब्रांड है यूनिक्लो, सुना, यूनिक्लो, उसके स्टोर्स जैसे मिन्नी सू के भी ओपन हो रहे हैं, वो चाइना या जापान पता नहीं कहाँ के हैं, उनका नाम साथ में उस लैंग्वेज में भी होता है और वो इंग्लिश में भी उसका नाम लिखा हुआ, दैट इज द पॉइंट। समझे ना पॉइंट, यस। नेक्स्ट इज कॉज द नेम ऑफ द कंपनी and of country in which the company is incorporated to be stated in legible English character in all all the business letters, billheads, letter paper, and in all notices and other official publications of the company. Clear? Yes. And if the liability of the members of the company अपने आप में क्या है, cause notice, cause notice मतलब ये भी दिखना चाहिए, cause notice of that fact to be stated in every क्या, such prospectus issued and in all the business letters, billheads and all जो भी होंगे। Clear? Next is आगे, notices, advertisement and other official publication of the company in the legible English character, साफ लिखो लिमिटेड कंपनी। आगे, to be conspicuously exhibited, हाँ जी, on the outside of every office or place where it carries on business in India in legible English character and also in legible character of the language। वही सेम कॉपी पेस्ट जो आपने पढ़ा। मतलब अगर आपकी लाइबिलिटी, एक तो वर्ड क्या है, लिमिटेड, एक तो ये प्लस साइड बाय साइड यही दो पॉइंट्स, इसमें क्या था, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ कंपनी एंड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बारे में आप लोग कंस्पिक्युअसली एग्जिबिट करेंगे जहां जहां आपकी बिजनेस प्लेस होंगी, एंड प्लस कॉज नोटिस टू द फैक्ट करेंगे जहां भी, जिस भी लेटर हेड, बिल हेड्स या जहां पे भी आपके पब्लिकेशंस होंगी, कोई वेबसाइट, कोई नोटिस, कोई एडवर्टाइजमेंट, हर जगह ये चीजें आपकी क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। हुआ क्लियर? चलिए यहां तक सर आज के लिए सफिशिएंट है जी। क्लियर, यहां तक इसको कंटेन करिए, करवाने को कोई
बड़ा टॉपिक और नहीं था पेंडिंग, बट स्टिल विद क्वेश्चन फिर भी हमारा एक लेक्चर लगेगा ही लगेगा, तो इट विल बी बेटर। द रेस्ट पार्ट इतना ही 1.5 आवर का सेशन मैक्सिमम और होगा हमारा इसके ऊपर, वो भी शायद ज्यादा ही कह रहा हूँ विद क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। तो एक लेक्चर हमारा इसके ऊपर और लगेगा, बड़े आराम से पॉजिटिवली आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एंड साथ के साथ कोशिश है एलएलपी भी क्या करें, वाइंड अप करें, वो भी रादर देन की अलग कोई बुक को प्रेफर किया जाए, मॉड्यूल में से ही करके क्या करेंगे, खत्म करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए ओके जी, थैंक्स लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट।